प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपके लिए आज हिंदी साहित्य के इतिहास से आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद पर अपना यह वीडियो लेकर के आया हूँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ थे: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये स्लाइड में इन चारों महानुभावों का छायाचित्र प्रदर्शित किया गया है। छायावाद कब आरंभ होता है, इसका उद्भव कैसे होता है, छायावाद से संबंधित क्या तथ्य हैं, सर्वप्रथम इसकी चर्चा कर ली जाए। जैसा कि साहित्य के विद्यार्थी जानते हैं, सन 1918 से लेकर के 1936 तक का समय छायावाद का समय माना जाता है। हिंदी साहित्य में जो राष्ट्रीय चेतना का युग था या नवजागरण का जो युग था, जिसे द्विवेदी युग के नाम से भी संबोधित किया गया है, इसके बाद छायावाद का उदय होता है। जैसा कि कहा भी गया है, द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता के फलस्वरूप छायावाद का उदय होता है। छायावाद नाम, इस वाद को छायावाद नाम किसने दिया? मुकुटधर पांडे जी ने इसे छायावाद नाम से पुकारा और आलोचक इन्हें ही छायावाद का पहला कवि भी मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 1920 में श्री शारदा पत्रिका, जो कि जबलपुर से निकलती थी, उसमें मुकुटधर पांडे का एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था हिंदी में छायावाद। अर्थात 1920 में पहली बार मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रयोग अपने निबंध में किया था। उनकी पहली छायावादी कविता सरस्वती पत्रिका में 1920 में प्रकाशित हुई थी। उसका नाम था कुर्री के प्रति। इसे छायावाद की पहली कविता माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि पश्चिम के रोमांटिसिज्म का प्रभाव छायावाद पर था। जो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति छायावाद की है, कहा जाता है कि उसने रोमांटिसिज्म से रस लिया था। तो जैसा कि आपको मालूम है, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। आगे चलते हैं। छायावाद के संबंध में हमारे समालोचक क्या सोचते हैं? प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, 1920 के आसपास युग की उद्बुद्ध चेतना ने बाह्य अभिव्यक्ति से निराश होकर जो आत्मबद्ध अंतर्मुखी साधना प्रारंभ की, वह काव्य में छायावाद के रूप में अभिव्यक्त हुई। सुमित्रा नंदन पंत स्वयं छायावादी कवि थे। वो छायावाद के संबंध में क्या लिखते हैं? छायावाद को पाश्चात्य साहित्य के रोमांटिसिज्म से प्रभावित मानते हैं। नामवर सिंह लिखते हैं, छायावाद शब्द का अर्थ चाहे तो जो हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी की उन समस्त कविताओं का द्योतक है
जो 1918 से 1936 के बीच लिखी गई। फिर वो आगे लिखते हैं, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। और आगे चलते हैं, अन्य समालोचक छायावाद के संबंध में क्या सोचते हैं। स्वयं छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है छायावाद के संबंध में, काव्य के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। आगे वे लिखते हैं, छायावादी कविता भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति विधान, उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषता है। एक तरीके से यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की समस्त विशेषताएं प्रस्तुत कर दी हैं। नंदुलारे वाजपेयी क्या सोचते हैं छायावाद के संबंध में। प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या होनी चाहिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं, जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो यही छायावाद है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि हैं, उनकी चर्चा कर ली जाए तो जयशंकर प्रसाद 1889 से 1936 तक इनका जीवन और मरण काल है। बहुत कम समय तक जयशंकर प्रसाद जीवित रहे और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। जयशंकर प्रसाद की कविता में कौन से तत्व थे। छायावादी कवि सभी थे, लेकिन सभी की कविताओं में अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं। कुछ उनके वैयक्तिक तत्व भी कहे जा सकते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद में स्वानुभूति की तीव्रता थी, प्रगीतात्मक शिल्प था, एकांत बुद्धिवाद का विरोध था, हृदय और बुद्धि का समन्वय था और वे शैव दर्शन से प्रभावित थे। झरना, आंसू, लहर और कामायनी प्रसाद की मुख्य काव्य रचनाएं। जब आप आंसू पढ़ते हैं तो उसमें स्वानुभूति की तीव्रता नज़र आती है। जब लहर पढ़ते हैं तो उसमें प्रगीतात्मक शिल्प नज़र आता है, उसकी मार्मिक व्यंजना वहाँ स्पष्ट दिखाई देती है। कामायनी महाकाव्य है प्रसाद का और वह कालजयी रचना है और उसमें एकांत बुद्धिवाद का विरोध करते हुए कवि ने हृदय और बुद्धि के समन्वय की धारणा प्रस्तुत की है। शैव दर्शन का पूरा प्रभाव, समरसतावादी दर्शन का पूरा प्रभाव कामायनी पर दिखाई देता है और कहा जाए कि यह युग बोध की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण काव्य है। छायावाद का चरमोत्कर्ष भी कहा जाए तो प्रसाद की ही रचनाओं में दिखाई देता है। मानवीय और मानवीतर सौंदर्य के कोमल और उदात्त चित्रों का जैसा भव्य समारोह यहाँ है, वैसा और कहीं किसी छायावादी कवि में दिखाई नहीं देता है। युग जीवन की समस्याओं का सार्वभौम समाधान प्रस्तुत कर इन्होंने युग बोध को उदात्त रूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय संस्कृति की निकटता
आत्म का साक्षात्कार उनके साहित्य के माध्यम से किया जा सकता है। प्रसाद आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कृतिकार के रूप में प्रतिष्ठित है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। नाटकों के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से उनकी यथार्थवादी चेतना भी जगह जगह पर प्रस्तुत हुई है। आगे चलते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की बात करते हैं। प्रकृति के कुशल चितेरे थे, कोमल कल्पना के कवि थे। 1900 में जन्म हुआ, 1977 में उनकी मृत्यु हुई और उनकी रचनाएं, काफ़ी रचनाएं उन्होंने लिखी। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, प्रतिमा, सवर्ण, वाणी, चिदम्बरा, रश्मिबंध, कला और बूढ़ा चांद, अभिषेकित, हरीसूरी, सुनहरी टेर, लोकायतन और किरण वीणा। अब सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में उनकी वैयक्तिक विशेषताएं क्या थीं? जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्रकृति चित्रण में वो सिद्धस्त थे ही। सुकुमार कल्पनाओं के, कोमल कल्पनाओं के कवि माने जाते हैं। सूक्ष्म नारी सौंदर्य के गायक थे। अप्रतिम शब्द शिल्पी थे और अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने नारी को प्रतिष्ठित किया, उसको उसकी पारंपरिक मांसलता से मुक्त करके सात्विक रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके काव्य में जीवन की समस्याओं का चित्रण देखने को मिलता है। सर्वात्मवाद उनकी कविता में देखने को मिलता है और वैज्ञानिक भौतिकवाद देखने को मिलता है और सर्वभूत हितवाद देखने को मिलता है। अंततः या कह लीजिए कि अपने काव्य लेखन के अंतिम चरण में वो सर्वभूत हितवाद की ओर अग्रसर हो गए थे। अब यहाँ पर छायावाद के और दूसरे महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात की जाए। जन्म 1898 में हुआ था, मृत्यु 1961 में हुई। उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थीं, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, अड़िमा, बेला, नए पत्ते और अर्चना। निराला के बारे में कहा जाता है कि वे क्रांतिकारी कवि थे और नई शैली के आविष्कारक थे। हिंदी कविता को मुक्त छंद निराला ने ही दिया और अपने कविताओं के माध्यम से सांस्कृतिक और पुनर्जागरण का संदेश दिया। निराला की ये व्यक्तिगत विशेषताएं थीं। अब यहाँ पर एक विवाद साहित्य में देखने को मिलता है कि निराला की जूही की कली कविता क्या छायावाद की पहली कविता थी? रामविलास शर्मा तो नहीं मानते हैं कि जूही की कली छायावाद की पहली कविता थी, लेकिन स्वयं निराला कहते हैं कि उन्होंने सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए 1916 में अपनी जूही की कली कविता भेजी थी और मुकुटधर पांडे ने कुर्री की प्रति कविता 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करवाई। अब यहाँ पर जूही की कली कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिया था। क्यों वापस किया? क्योंकि उन्होंने लिखा अपने पत्र में कि आपके भाव अच्छे हैं पर छंद अच्छा नहीं है, इस छंद को बदल सके तो बदल दीजिए। यह निश्चय ही 1918 से पहले की या उसी वर्ष की बात होगी जब अभी द्विवेदी जी स्वास्थ्य सुधार के लिए सरस्वती से 2 वर्ष की छुट्टी पर नहीं गए थे। निराला की अगली बात से कि मेरे
पास ज्यों की त्यों वह 3-4 साल तक पड़ी रही। जूही की कली कविता इस अनुमान की पुष्टि होती है। खैर, साहित्य में विवाद चलते रहते हैं, और हिंदी कहानी को आप देखें तो वहाँ भी 6-7 कहानियों को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। तो कविता में अगर ये विवाद है कि कुर्री के प्रति या जूही की कली कविता हिंदी की पहली छायावाद की पहली कविता है, तो यहाँ पर हमें दोनों कविताओं को अपने दृष्टिपथ में रखना होगा। महादेवी वर्मा जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 1988 में हुई। रश्मि, निहार, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। इनकी कविताओं में आत्मनिवेदन का स्वर प्रधान है, रहस्यानुभूतियाँ इनकी विशेषता है। प्रकृति के चित्रण में रागात्मक सहानुभूति के दर्शन होते हैं। विरह की पीड़ा और मिलन के स्वप्न की अनेक मार्मिक अनुभूतियाँ इनके काव्य में कलात्मक संयम के साथ व्यक्त हुई हैं। भावलोक की सीमा के कारण इनके अप्रस्तुत विधान में विविधता और वैचित्र्य कम है, परंतु वे उनके नवीन संयोजनों द्वारा इन अभावों को भर देती हैं। यामा और दीपशिखा महादेवी के कविता संग्रह हैं। गद्य के क्षेत्र में भी महादेवी वर्मा ने निर्विवाद रूप से बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, और महादेवी वर्मा के रेखा चित्र और कुछ एक निबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या ये ही 4 कवि छायावाद की नैया के खेवनहार थे? ऐसा नहीं है। छायावाद का प्रभाव अन्य कवियों पर भी पड़ा था, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ये कुछ कृतियां हैं, अंजलि, रूपराशि, चित्तौड़ की चिता, चंद्र किरण, अभिशाप, निशीथ, ये चित्ररेखा, एकलव्य, हरिकृष्ण प्रेमी छायावाद के अन्य कवि थे। आँखों में, अनंत के पथ पर, रूप दर्शन, जादूगरनी, अग्निगान, स्वर्ण विहान, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट। यद्यपि एकांकी के क्षेत्र में इनका नाम विख्यात था, लेकिन इन्होंने छायावादी कविताएं भी लिखी हैं। मुकुटधर पांडे स्वयं छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो ये कुछ एक कवि हैं जो कि छायावाद के दूसरे अन्य कवि माने जाते हैं। अब आगे चलते हैं। छायावाद का भावलोक क्या था? किस भाव को लेकर के छायावादी कविता लिखी गई? तो छायावाद सबसे पहले कहा जाता है कि वो वैयक्तिक कविता थी। व्यक्तिवाद की प्रधानता है इस कविता में, अर्थात समाज की उपेक्षा और व्यक्तिगत भावनाओं का प्रस्फुटीकरण छायावादी कविता में हुआ। निराला की एक कविता देखिए। मैं शैली अपनाई देखा, एक दुखी निज भाई दे, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। ये नितांत वैयक्तिक अनुभूतियाँ हैं। राम की शक्ति पूजा में देखिए, धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ऐसा लगता है जैसे निराला अपने मन की बात, अपने हृदय की बात कह रहे हैं। तो छायावादी कविता के भावलोक के अंतर्गत वैयक्तिकता या व्यक्ति प्रधानता पहला गुण था छायावाद का। सौंदर्य के प्रति आकर्षण देखने को मिलता है। छायावादी कविता में मुख्यतः सौंदर्य भावना प्रस्तुत हुई है, और वो भी सौंदर्य, नारी का सौंदर्य भी वहाँ पर है, प्रकृति का सौंदर्य भी है, यहाँ तक कि पुरुष सौंदर्य भी जो है छायावादी कविता में देखने को मिलता है। आप कामायनी पढ़िए। कामायनी में जब मनु का चित्रण करते हैं, अवयव की दृढ़ मांसपेशियाँ, ऊर्जस्वित था वीर्य व्यापार, स्फीत सिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था उनमें संचार। छायावादी
सौंदर्य चित्रण में मांसलता तथा अश्लीलता का अभाव है। यदि मांसलता की गंध है भी तो वह अलौकिक उपमानों में दब जाती है। जैसे आप एक कविता देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो तरह तरह के सौंदर्य का चित्रण छायावादी कवियों ने अपनी कविता में किया। प्रेम का निरूपण है छायावादी कविता में। प्रेम भावना का विकास भी प्रकृति, नारी, मानव, शिशु आदि के रूप में हुआ है। प्रकृति के से कवि को अनन्य प्रेम है ही, वह किसी भी कीमत पर उसे त्यागना नहीं चाहता। पंत की वो पंक्तियाँ आपको याद ही होंगी, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, भाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। अगली विशेषता है वेदना, करुणा व निराशा का स्वर। तो इस बिंदु के अंतर्गत मैं कहना चाहूँगा कि महादेवी वर्मा का संपूर्ण काव्य ही वेदना और करुणा में डूबा हुआ है। उन्हें तो आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। निराशा का स्वर भी देखने को मिलता है। छायावादी कवि जीवन के संघर्षों से निराश होकर कल्पना लोक में विचरण करता है। उसके गीतों में पीड़ा, टीस और व्यथा का साम्राज्य रहता है। आप देखिए महादेवी वर्मा की यह पंक्ति, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवाज जीवन, विरह का जलजात। प्रिय जिसने दुख पाला हो, भर दो मेरा यह आंसू, और उसके उर की माला हो मैं दुख से श्रृंगार करूं। सर्वत्र वेदना, करुणा, पीड़ा, निराशा छायावादी कविता का मुख्य स्वर है। छायावादी कविता में प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप लगाया गया है। मानवीकरण अलंकार छायावाद की प्रमुख विशेषता है, इसका प्रमुख काव्य शिल्प है। प्रकृति को चेतन सत्ता के रूप में मानते हुए उसी के माध्यम से अपनी हृदयस्थ भावनाओं को छायावादी कवियों ने व्यक्त किया है। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उसे चेतना संपन्न सत्ता के रूप में चित्रित करना छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। जैसे निराला की वह कविता आपको याद ही होगी, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्यापन सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। छायावादी कवि अतीत के प्रति मोह रखता है। वर्तमान जीवन की यथार्थता से विमुख छायावादी कवियों का स्वर्णिम अतीत के प्रति एक स्वाभाविक मोह दिखाई देता है। निराला का यह मोह उनकी विभिन्न कविताओं में व्यक्त हुआ है। यमुना के प्रति निराला की एक महत्वपूर्ण कविता है। उसकी कुछ पंक्तियाँ देखिए। किस अतीत का दुर्जय जीवन अपनी अलकों में सुकुमार, और कनक पुष्प सा गूंथ लिया है, किसका है यह रूप अपार। यही चीज़ आपको जागो फिर एक बार कविता में निराला की दिखाई देगी, राम की शक्ति पूजा में दिखाई देगी, तुलसीदास में दिखाई देगी। तो ये जो अतीत का मोह है, ये छायावादी कवियों की एक प्रमुख विशेषता है। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति छायावादी कविता, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि रोमेंटिसिज्म आंदोलन से प्रभावित होकर के छायावाद में काव्य लेखन हुआ। छायावादी कवि नई चेतना और नई व्यवस्था के आकांक्षी थे। द्विवेदी युगीन आदर्शवादिता और बंधन प्रियता उन्हें स्वीकार्य नहीं थी।
युगीन परिवेश, पर्यावरण, बाह्य रूप, वातावरण की को न अपना करके और उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म ढंग से अपने हिसाब से उन्होंने प्रस्तुत किया, जो सामान्यतः अदृश्य थी। निराला की स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति को आप देखिए, आज हो गए ढीले सारे बंधन, मुक्त हो गए प्राण। रहस्यात्मकता या रहस्यवाद छायावाद की प्रमुख विशेषता है। और महादेवी वर्मा के काव्य में ये रहस्यवाद के यत्र तत्र दर्शन होते हैं। जब वो कहती हैं कि चिर उनीदी सजग आखे, दूर कैसा व्यस्त बहना, जाग तुझको दूर जाना। ये दूर कहाँ जाना है, ये रहस्यात्मकता की ओर संकेत देता है। लहरें नदी समुद्र से मिलने को व्याकुल है, उषा संध्या रात्रि में वही मिलन की उत्कंठा है, भ्रमर कुसुम में वही लालसा है। इस तरह छायावादी कवि अपनी अनुभूतियों में रहस्यात्मकता निबद्ध करने की कोशिश लगातार करता रहता है। महादेवी वर्मा का संपूर्ण काव्य परोक्ष प्रियतम के रहस्य संकेतों से भरा हुआ है। पीन भी हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ, रहस्यात्मकता है इन पंक्तियों में। छायावादी कवियों ने नारी को प्रतिष्ठित किया, प्राचीन गौरवमयी आसन पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। वह युग युग से चले आ रहे नारी के शोषण को खत्म करने का प्रयास अपनी कविता में करता हुआ दिखाई देता है। मुक्त करो नारी को, युग युग की कारा से बंधनी नारी को। जब प्रसाद कामायनी में लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो जब ये पंक्तियाँ लिखते हैं तो प्रसाद का उद्देश्य यही है कि नारी को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। छायावादी कविता की एक विशेषता देश प्रेम भी है। जब लिखते हैं कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। या निराला लिखते हैं कि जागो फिर एक बार, सिंगों की नाद में आया है एक श्यार। तो ये उनके देश प्रेम को, राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शित करता है। तो ये छायावाद का महत्वपूर्ण भावलोक है। छायावाद के शिल्प की बात करें कि छायावाद का शिल्प किस तरीके का शिल्प लेकर के आया और वह द्विवेदी युग से किस प्रकार भिन्न था। वस्तुतः छायावाद द्विवेदी युग के काव्य अनुशासनों और काव्य दृष्टि से मुक्ति दिलाने के लिए कवियों ने भाषा, छंद रूप, अलंकार, वस्तु विन्यास और अभिव्यंजना पद्धति में अनेक प्रयोग किए। काव्य रूपों में महाकाव्य, खंड काव्य, प्रगीत लिखे गए, शोक गीत लिखे गए, व्यंग गीत लिखे गए। राम की शक्ति पूजा तुलसीदास जैसा काव्य भी लिखा गया, जिसको रूप संज्ञा अब तक अनाम है। तुकांत, अतुकांत, मुक्त छंद, विषम चरण जैसे छंदों का प्रयोग भी छायावादी कविता में किया गया। प्रगीत शैली के अंतर्गत ही नाना रूपकारी गीत सामने आए। अलंकार योजना की दृष्टि से तो छायावाद न सिर्फ द्विवेदी युग के आगे की उपलब्धि है, वरन समूचे हिंदी काव्याकाश में विशिष्ट है। सामान्यतः भक्ति काव्य के प्रशंसक आचार्य शुक्ल तक ने छायावादी कवियों के लाक्षणिक साहस को
सराहा है। प्राचीन अलंकारों, उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा की शानदार काव्य योजना के अतिरिक्त मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास, विशेषण विपर्यय आदि अलंकारों का नवीन प्रयोग एक चकाचौंध पैदा कर देता है। उसकी प्रशंसा और समतुल्यता के लिए हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में और कोई काव्यधारा दिखाई नहीं देती है। छायावाद अपनी विशिष्ट नवीन शैली के लिए विख्यात था। छायावाद में प्रतीकात्मकता थी, लाक्षणिक प्रयोग किए गए, अप्रस्तुत विधान का प्रयोग किया गया। उपमानों में देखिए आप कितने प्रकार के उपमान थे। मूर्त के लिए मूर्त उपमान, अमूर्त के लिए अमूर्त उपमान, मूर्त के लिए अमूर्त, अमूर्त के लिए मूर्त उपमान। तो ये छायावाद की ये विशेषता थी। भाषा को संस्कारित करने में जो है छायावादी कवियों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतेंदु युगीन या द्विवेदी युगीन भाषा उतनी परिष्कृत नहीं थी। छायावादी कवियों ने संस्कृत निष्ठ शब्दों का समावेश भाषा के स्तर पर किया और भाषा को परिमार्जित करने का काम किया। भाषा में नवीन शब्दों का प्रयोग आप देखेंगे, जैसे एक शब्द अरुणिमा पहले कभी देखने को नहीं मिलता है। तो ये परिमार्जित भाषा थी जो है छायावाद की। अभिव्यंजना की तीव्रता थी, प्रखर वेग दिखाई देता है। पाठक जब कविता को पढ़ता है तो कविता में डूब जाता है इसी अभिव्यंजना की तीव्रता के कारण। उसके भाव पाठक को ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ स्वयं के घटित भाव हैं। छायावाद के शिल्प की बात करें तो संगीतात्मक था शिल्प, गीतात्मक था, गेय था। एक तरफ मुक्त छंद था तो दूसरी तरफ जहाँ लयबंदी तुकबंदी की ज़रूरत थी तो वो भी था। छायावादी पद गाए जा सकते हैं। ये छायावाद की कुछ एक विशेषता थी। अलंकार की, जैसी मैंने आपको पूर्व में ही चर्चा की, विशेषण विपर्यय नया अलंकार देखने को मिलता है, मानवीकरण नया अलंकार देखने को मिलता है। तो ये छायावादी काव्य शिल्प का वैशिष्ट्य था। तो मित्रों, मैंने छायावाद पर अपना यह व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह व्याख्यान पसंद आएगा। धन्यवाद।